हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कंसेप्ट अप टू रूट में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है जिसका चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की आकलन की विधियां, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से मेनली जो है दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आपसे जो है जो मूल्य वृद्धि विधि है, आय विधि है, व्यय विधि है, इसकी सावधानियां पूछ सकता है कि इसको आकलित करने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सावधानी आपसे पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है। दूसरी तरह का क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल बेस। ठीक है, आपसे कुछ भी निकलवाया जा सकता है। ठीक है, आपसे जीडीपी एमपी निकलवाई जा सकती है, आपसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को कह सकता है एग्जामिनर, या आपसे घरेलू आय कैलकुलेट करने को कह सकता है। यानी एक न्यूमेरिकल बेस्ड और एक सावधानी वाला। ठीक है, यानी कोई भी सावधानियां पूछ सकता है किसी भी विधि की। ठीक है, क्योंकि आपने अगर इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की जो है 3 विधियां होती हैं। ठीक है, एक होती है हमारी वैल्यू एडिड मेथड यानी मूल्य वृद्धि विधि, इनकम मेथड यानी कि आय विधि, और आपकी व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 विधियां होती हैं जिससे हम जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है मूल्य वृद्धि के द्वारा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते के समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मूल्य वृद्धि विधि की सावधानियां हमें बतानी है कि क्या क्या सावधानी में बरतनी चाहिए जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें। कौन सी विधि से? मूल्य वृद्धि विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आप देख लीजिए। तो पहली सावधानी हमारे पास है, पुरानी वस्तुओं के क्रय और विक्रय को मूल्य वृद्धि या जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये पहली सावधानी है। होता क्या है, देखिए जो पुरानी वस्तुएं होती है, अब उनको पुरानी वस्तुओं को कई बार क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, नई चीजें नहीं खरीदते बल्कि पुरानी चीजें खरीदते हैं। जैसे कोई पुरानी फ्रिज खरीद लेता है, कोई पुरानी वॉशिंग मशीन खरीद लेता है, कोई पुराना टेलीविजन खरीद लेता है, यानी नया नहीं खरीदता। तो सवाल ये है, क्या पुरानी वस्तुओं को जब हम खरीदते हैं तो उस टाइम पे भी मूल्य वृद्धि होती है? तो क्या उस मूल्य वृद्धि को हम जीडीपी में शामिल करेंगे या मूल्य वृद्धि उसको मानेंगे? ठीक है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उसका जो मूल्य है, उस वस्तुओं का जो मूल्य है, वो उसी साल जो है जुड़ गया है नेशनल इनकम में। किस साल? जिस साल उसका उत्पादन हुआ था। ठीक है, तो उसी साल उसको उसके मूल्य को ऐड कर लिया गया था। ठीक है, अब बाद में वो पुरानी हो गई तो पुरानी वस्तुओं को नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, दूसरी सावधानी हमारे पास है, स्व उपभोग के लिए उत्पादन को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है। होता क्या है, जो उत्पादक होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो उत्पादन करते हैं जिस चीज का, वो तो अगर वो जिस मान लीजिए किसी ने गेहूं का उत्पादन किया, उनमें से कुछ हिस्सा तो उसने बाजार में बेच दिया और कुछ हिस्सा उसने अपने लिए रख लिया। तो जो हिस्सा उसने अपने लिए रख लिया है, ठीक है, उसका जो मूल्य होगा उसके मूल्य को भी जीडीपी में शामिल किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी उसी तरीके की होती है वस्तुएं जो बाजार में बेची जाती हैं। ये हमारा किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है, मध्यवर्ती वस्तुएं जो होती हैं उनके मूल्य को जो है मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनका जो मूल्य होता है वो अंतिम वस्तुओं के मूल्यों में जुड़ जाता है। अगला जो है, जिन मकानों में मकानदार खुद रह रहे होते हैं, ठीक है, उन मकानों का किराए का जो मूल्य होता है उस मूल्य को भी जो है जीडीपी में शामिल किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक तो मकानदार होते हैं, मकानदार जो है किराए पर अपने घर उड़ाते हैं। ठीक है, तो जो किराएदार होते हैं वो तो पैसे दे देते हैं, लेकिन मकानदार जिन घरों में रहते हैं उनका तो घर होता है, लेकिन उनका भी किराया माना जाएगा। ठीक है, उनका जो किराया होगा, उनका जो आरोपित किराया होगा, उस किराए को भी मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाएगा। अगली सावधानी हमारे पास ये है कि स्व उपभोग सेवाओं को मूल्य वृद्धि में या जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनका जो है ना इनका जो बाजार मूल्य है उसका अनुमान लगाना कठिन होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए, आप एग्जांपल से ज्यादा अच्छे तरीके से समझोगे, क्योंकि बुक में थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज लिखी हुई है,
लेकिन आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ, जो हमारी मदर्स होती हैं, ठीक है, हमारी मदर्स क्या करती है, घर में खाना पकाती हैं, ठीक है, यानी वो जो है सेवाएं देती है हमें, ठीक है, लेकिन उनको इसके बदले कोई पैसा नहीं दिया जाता, ठीक है। तो जो उनकी जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं के मूल्य को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, बात आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है इसी से मिलता जुलता है, बस यहाँ पे आय विधि की सावधानियां पूछी गई हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय आय विधि के द्वारा कौन सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए, यानी अब यहाँ पे हमारी जो सावधानियां हैं बदल गई हैं, आय विधि वाली हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसको भी आप पढ़ लीजिए एक बार। जैसे हस्तांतरित आय, तो हमारी ट्रांसफर इनकम होती है, ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हस्तांतरण आय जो होती है, जो ट्रांसफर इनकम होती है, इससे कोई भी मूल्य वृद्धि नहीं होती, और जब कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती तो जीडीपी में भी शामिल नहीं किया जाएगा। कुछ गैर कानूनी कार्य होते हैं, उन कार्यों की वजह से भी आय जनरेट होती है। जैसे कोई बंदा चोरी करता है, ठीक है, तो चोरी करने से क्या होता है, पैसे आते हैं, ठीक है। तो इन पैसों को जो है ना हम इनकम मेथड में या नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार की आय का कोई अनुमान हम नहीं लगा पाते। जैसे अचानक प्राप्त कोई आय हो जाती है, जैसे मान लीजिए कोई लॉटरी लग गई किसी की, तो इसको भी जो है नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो सावधानी आप पढ़ लेना, ठीक है। कुछ ये बतानी है आपको, 5 बतानी है, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी से मिलता जुलता, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय व्यय विधि द्वारा कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो पहली सावधानी हमारे पास ये है कि अंतिम व्यय को ही शामिल करना चाहिए, यानी जब हम व्यय विधि से नेशनल इनकम कैलकुलेट करें तो उस टाइम पर हमें जो है अंतिम व्यय को ही शामिल किया जाना चाहिए। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, आप जानते होंगे अंतिम व्यय क्या होता है। पुरानी वस्तुओं पर किए जाने वाले खर्च को भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता, क्योंकि जो पुरानी वस्तु है ना, जब वो बनी थी उसी वक्त उस पर किसी ने खर्च कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए उसको पुरानी वस्तु पर किए जाने वाले खर्च को नेशनल इनकम में कैलकुलेट कभी भी नहीं किया जाएगा। हस्तांतरण भुगतान होते हैं, यानी ट्रांसफर इनकम होती है, ट्रांसफर हमारे जो पेमेंट्स होती हैं उनको भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये कुछ और सावधानी आपके सामने लिखी हुई है, इनको पढ़ लेना और आप जो है क्वेश्चन लिख सकते हो। दोस्तों, आपने अब जो है 3 क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं और इनको याद कर लिया होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ आपसे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इनमें से कोई एक पक्का आए, ठीक है, इनमें से एक पक्का आएगा, ये गारंटी ले लो मेरे साथ, ठीक है। आइए आप न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। इस वीडियो का पार्ट 1 हम खत्म हो चुका है, अब इसका पार्ट 2 आ रहा है जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे कि कौन कौन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं।